जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंतर्गत जो भी जवान यहां पर अपनी सर्विस कर रहे हैं या ड्यूटी दे रहे हैं, जब वो रिटायरमेंट आते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो उस वक्त जो है आपको ये क्लैरिफिकेशन रहता है कि हम किस प्रकार से हमको पेंशन मिल पाएगी। अगर हम कम्यूटेशन करते हैं तो किस प्रकार से हमारी पेंशन बनेगी, उसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे मेरे दोस्तों। सीधे आज बात करेंगे हम इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे। वे इंडियन एयरफोर्स के जवान जो भी यहाँ पर रिटायरमेंट आ रहे हैं, उनकी पेंशन की कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी। अगर उस कम्यूट नहीं कराते हैं पेंशन को तो उनकी पेंशन किस प्रकार बनेगी, और अगर वो कम्यूट कराते हैं पेंशन को तो उनकी पेंशन किस प्रकार बनेगी। उन्हीं चीजों पर आज बातचीत करेंगे और समझेंगे। प्रेजेंटेशन की ओर ध्यान दें मेरे दोस्तों, प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स पेंशन डिटेल्स को जानेंगे, प्रेजेंटेड बाय सैनिक एकता। जैसे कि आप सभी लोगों का चैनल है और इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने का प्रयास करें। हीरा परिहार जैसे कि मैं आपका होस्ट हूं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स पेंशन की कैलकुलेशन करेंगे सीधे। जो लास्ट ड्रॉन पे होती है, जिस समय हम रिटायरमेंट आ रहे होते हैं, उस मंथ की जो लास्ट पे स्लिप, महीने की जो पे स्लिप होती है, उसमें हमारा जो बेसिक पे होता है और एमएस पे होता है, क्लासिफिकेशन पे होता है, और एयरफोर्स टेक्निकल ग्रुप का ग्रुप एक्स पे होता है। अगर वाई ग्रुप में है तो शायद उनका नहीं होगा। तो इस प्रकार से मैंने ले रखा है। एयरफोर्स के एक सार्जेंट का मैंने ले रखा है जिनकी यहाँ पर 20 साल सर्विस लगभग हो चुकी है। 41,600 बेसिक पे, हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन एमएस पे जो है सबका इक्वल है, 5,200 है ऑप्शंस को छोड़ के, और 540 आपका क्लासिफिकेशन पे होता है, लगभग इतना ही होता है, और 6,200 आपका ग्रुप एक्स पे होता है। और ये रैंक एंड नेम ले लिया मैंने, कोई भी सार्जेंट राजेंद्र जोशी जिनकी सर्विस 20 साल हो चुकी है। इस प्रकार से जो सर्विस पेंशन की कैलकुलेशन पड़ेगी वह 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन पे बनेगी। ड्रॉन पे मतलब वही बेसिक पे, क्लास पे और एमएस पे और ग्रुप एक्स पे। इस प्रकार से अगर इन चारों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 53,540 रुपए बनते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि सर्विस पेंशन 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन पे होता है, तो उसका 50% कर देंगे, बट बाई 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से सर्विस पेंशन आपकी हो जाएगी 26,770 रुपीज मेरे दोस्तों। इस प्रकार से आपकी सर्विस पेंशन, जिसे हम लोग बेसिक पेंशन बोलेंगे, वो इतना हो पाएगी आपकी। टोटल पेंशन जो होगी विदाउट कम्यूटेशन होगी। अब इसमें डीआर जुड़ता है, जब भी रिटायरमेंट आते हैं तो पेंशन में जो है डीआर जुड़ के आता है। जो हमारी बेसिक पेंशन होती है उसमें डीआर लगता है, तो डीआर आज के दिन में 53% चल रहा है। इस प्रकार से 26,770 का 53% अगर हम कर देंगे तो वह निकल के आएगा 14,188.1, यानी कि 14,188.10 समथिंग। इस प्रकार से आपकी टोटल पेंशन जो बनेगी पर मंथ के हिसाब से 40,959 रुपीज पर मंथ के हिसाब से बन पाएगी। अगर आप कम्यूट नहीं कराते हैं तो विदाउट कम्यूटेशन आपकी पेंशन महीने की इतनी बन पाएगी। मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं सीधे। अगर आप पेंशन को कम्यूट करा देते हैं, जो कम्यूटेशन पेंशन की जो आप कराते हैं उसमें 50% मैक्सिमम तक आप पेंशन को कम्यूट करा सकते हैं, लेकिन 50% से कम जो है आप कितना भी करा सकते हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं करा सकते हैं। 10%, 20%, 30, 40, 45 और 49 और 50 से ज़्यादा नहीं करा सकते हैं। तो हमने ले लिया सर्विस पेंशन प्लस कम्यूटेशन आपने जितने करा रखी उसका परसेंटेज, और इनटू कम्यूटेशन का जो फैक्टर होगा ये 2006 के रिवाइज्ड पे स्केल के हिसाब से होगा, और 12 मंथ इन ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट हो पाएगा। जहां आपकी सर्विस पेंशन, आप देखना आपकी सर्विस पेंशन यहाँ पर देखो 26,770 रुपीज आ रहा है, तो 26,770 आपकी जो है सर्विस पेंशन हो गई, और उसका 50% कर देंगे। और आपका कम्यूटेशन फैक्टर जो हो गया, मैंने जैसे कि बताया को 2006 का रिवाइज टेबल है, मैं आपको चार्ट में लगा के दे दूंगा, आप जो है देख लेना पॉज करके वीडियो को। 40 ईयर्स इसकी एज है, यानी कि जो मैंने आपका जो एज दे रखा है, जो 20 साल में अगर भर्ती हुआ जवान
तो उसकी एज जो है 20 साल बाद जो है 40 साल हो जाएगी। तो 40 साल में 9.090 आ रहा है और 12 मंथ आपके मंथ हो गए। तो इस प्रकार से 26,770 का 50% निकालेंगे तो 13,385 बन रहा है और कम्यूटेशन फैक्टर 9.090 और 12 आपके मंथ हो गए। इस प्रकार से जो कम्यूटेशन का अमाउंट बन पाएगा मेरे दोस्तों 14,60,035.80 बन पाएगा, या अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं 14,60,036 रुपीज आप इतना मान सकते हो। 14,60,036 रुपीज लगभग आप मान सकते हैं। तो बैलेंस सर्विस पेंशन आपकी हो जाएगी 13,385, यानी कि जो बैलेंस सर्विस कौन सी होगी, जो सर्विस पेंशन का 50% है हमने कम्यूट करा के निकाल दिया, उसका आधा हो गया सीधे, तो 13,385 रुपीज हो गए। इस प्रकार से टोटल बैलेंस सर्विस पेंशन हमारी बन जाएगी। इसमें अब डीआर लगेगा, डीआर लेकिन इसमें नहीं लगेगा। 13,385 में डीआर नहीं लगेगा। डीआर किसमें लगेगा, जो आपकी सर्विस पेंशन थी। सर्विस पेंशन आपकी कितनी थी, 26,770 में जो है डीआर लगेगा। उसका डीआर कितना आया था, 14,188.1 आया था। तो आप देख सकते हैं 14,188.1 रुपीज आया था। देख लो आप, इतना आया है, तो इतना हमने प्लस कर दिया। इस प्रकार से जो है 27,573 पर मंथ आपकी मेरे दोस्तों ये आपकी टोटल पेंशन बन जाएगी डीआर के साथ। यानी कि डीआर जो है आज के दिन में 53% चल रहा है, ये आने वाले समय 56 भी हो सकता है, 57 जितना भी होता है मेरे ख्याल से उम्मीद है कि 56% ही होगा। और ये होली से जो है पहले आपको पता लग जाएगा कि इस प्रकार से हमारा डीआर बड़ा है। दोस्तों इस प्रकार से आपकी पेंशन की अगर कम्यूट कराते तो इस प्रकार से आपकी पेंशन का कैलकुलेशन होती है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर जो एयरफोर्स के जो कपल हैं वो यहाँ पर अपनी पेंशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, सार्जेंट कर सकते हैं, या वारंट ऑफिसर भी इसी प्रकार अपनी पेंशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, या अदर रैंक्स जो है आपके जो पीबीआर के अंतर्गत आते हैं वो सारे जो है इसी प्रकार से अपनी पेंशन की कैलकुलेशन को कर सकते हैं। कम्यूटेशन वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कम्यूट न करना और करना आपकी जिम्मेवारी होती है। हालांकि आज के दौर में जैसे कि आप रिटायरमेंट आते हैं तो आपकी जो महंगाई है आज के दिन में बहुत ज़्यादा हो गई। अगर आपके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर सिविल के अंतर्गत हो सकता है, एयरफोर्स के जो जवान होते हैं मोस्टली यहाँ पर सर्विस में लग जाते हैं। जो इन्फेंट्री सोल्जर आर्मी को छोड़ के जो एयरफोर्स के जवान होते हैं वो लगभग सर्विस में लग जाते हैं या सर्विस करने लग जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल होते हैं तो कहीं पर भी एयरपोर्ट के अंतर्गत नौकरी मिल जाती है। या आप जो है बैंक की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी कि मोस्टली लड़के जो है बैंक के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। बैंक जो है बहुत बेस्ट होता है क्योंकि उसमें पे फिक्सन मिलता है। आपकी सैलरी लगभग जो है 95,000 अगर क्लर्क के लिए भी अगर अप्लाई करते हैं तो 95,000 लगभग जो आपका सैलरी बन पाता है, क्योंकि आपका इंक्लूड होता है पे फिक्सन सिस्टम में। तो उसी प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि जो है आपका जबकि जो है आप सीजीएल का जैसा एग्ज़ाम देते हैं या कोई स्टेट गवर्नमेंट का देते हो उतना बेनिफिट नहीं होते। बैंक के क्लर्क के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्लर्क बनते तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें होता है। नंबर दूसरा, होम की पोस्टिंग अगर आपको मिल जाती कई, या आप बाद में प्रमोशन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं, जो भी है आप क्लर्क की प्रिपरेशन कर सकते हैं या अदर प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि एयरफोर्स वाले लगभग कर ही लेते हैं क्वालिफाई एग्जाम को। तो दोस्तों इस प्रकार से था। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं एग्जाम को क्वालिफाई तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। अदरवाइज आपको प्राइवेट जॉब की ओर अग्रसर करना पड़ेगा अगर आप पेंशन को कम्यूट करा देते हैं तो। क्योंकि आप देखिए ना यार, पेंशन को कम्यूट अगर आप करा देते हैं तो आपकी सैलरी बन रही है 27,573। तो आप देख सकते हैं कि 27,573 में आप 2 बच्चों की कैसे फीस दे पाएंगे और कैसे आप घर का खर्चा चला पाएंगे। तो ये मतलब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। बचेगा क्या, आप तो मुझे लगता है कि जो कम्यूट का पैसा अगर आप बैंक में एमआईएस कराते हैं या अदर जगह आप म्यूचुअल फंड कराते हैं, कोई और अदर प्लान लेते हैं, तो उन सब में भी आप पैसे जो है अपने अकाउंट से निकालना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस प्रकार से जब 3 मंथ की आपके बच्चे की फीस इकट्ठा जाएगी क्वार्टरली और 2 बच्चों की फीस जाएगी तो आपके पास इकट्ठा पैसा इतना होगा नहीं, क्योंकि आप खर्च कर देंगे पैसे को। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि सोच समझ के आपको विचार करना है, क्योंकि कम्यूटेशन
कम्यूटेशन कराना जो है आज के दिन में मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो क्योंकि आप देखिए कि आप कम्यूटेशन की जो वैल्यू होती है हमारी 12 साल में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन सरकार जो है 3 साल हमसे एक्स्ट्रा लेती है, यानी कि 15 साल। हालांकि इसका केस चल रहा है, रिजल्ट आना बाकी है। और ये भी हमको देखना है कि कम्यूटेशन आज के दिन में देखा जाए तो यह होम लोन से भी हमको ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, कार लोन से भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो इन बातों को जब भी आप रिटायरमेंट आए, शॉर्ट सर्विस करके जब भी आप रिटायरमेंट आते हैं, मेनली मैं बात कर रहा हूँ 15 से लेकर 20 ईयर्स के बीच में, या हो सकता है सार्जेंट या 24-25 आप कर सकते हैं। मैं वारंट ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नीचे की सर्विस की अगर आप बात करते हैं तो आपको जो है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है एक फैमिली के अंतर्गत। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक रिटायरमेंट पर्सन हूं, तो इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और आपको कभी गलत इन चीज़ों को नहीं बताऊंगा। हालांकि जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आने के बाद, लेकिन सरकारी एग्ज़ाम को निकालना आज के दिन में बहुत टफ है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के दिन में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। यानी कि जब मैंने CGL का एग्ज़ाम दिया था तो उस समय ही 25,000 जो है अप्रॉक्सीमेटली लगभग इतने लोग बैठे हुए थे। तो बैंक के एग्ज़ाम भी मैंने दिए हुए हैं, तो मेरे को पता है किस प्रकार से होता है। हालांकि आपका जो है सर्विस, आपकी पोस्टिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप मान के चले कि आपकी पोस्टिंग उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है और आपको कहीं साउथ की ओर पटक दिया जाएगा, या साउथ का है तो इधर पटक दिया जाएगा। तो ये सारा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने एक सर्विस करी फिर दोबारा से आपको उधर ही जाना पड़ता है और क्वार्टर भी लेना हो सकता है, क्योंकि क्वार्टर ना मिले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और नंबर दूसरा ये भी हो सकता है कि मतलब इन चीज़ों का आपको समस्याओं का करना पड़ता है। हो सकता है कई सारे लड़के जो है यहाँ पर सर्विस को फिर जो जॉब लगती है फिर क्विट कर देते हैं, फिर दूसरी दोबारा निकालते हैं एग्जाम को। तो कई मतलब ये चीज़ों को हो सकता है, लेकिन बैंक बहुत बेस्ट है इन चीज़ों में। और नंबर दूसरा CGL के अंतर्गत मैंने एक मिस पॉइंट देखा है कि अगर आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको डिफेंस के अंतर्गत आप अकाउंटेंट अगर आपको बना दिया जाता है तो आप एक बार डिफेंस को करते हैं, फिर दोबारा आपको डिफेंस में भेज दिया जाता है। और वहीं आपको क्वार्टर भी अगर आप लेते हैं तो फिर आपको MES के क्वार्टर मिलते हैं। और जो डिफेंस के जो MES के क्वार्टर होते हैं, आपने देखा कि फौज के जो क्वार्टर होते हैं उनसे भी उनकी बदतर हालत होती है। आपको सब पता होता है क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं। एयरफोर्स के जो क्वार्टर होते हैं आपको पता है वो अच्छे क्वार्टर होते हैं, और फौज के अंदर भी लगभग क्वार्टर लगभग आप सही बन चुके हैं। कहीं कहीं पर खराब है, लेकिन लगभग अभी आज के दिन में सही बन चुके हैं। लेकिन आप जो है अगर वो CGL देखे, मोस्टली जो वैकेंसी आती है CGL के अंतर्गत वो डिफेंस की ही ज़्यादा वैकेंसी आती है, यानी कि डिफेंस अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है। तो आप इन बातों को समझना है, सोच समझ के कार्रवाई करनी है आपने। तो दोस्तों ये था जानकारी। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आता हूँ, जो तमाम तरीके की वीडियोज आपके लिए बनाते रहता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। बड़ी पेयर में आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो में लाइक और वीडियो में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।